मैम लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो टाइप रहते हैं। वैसे तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, so of course one of the way of differentiating a wave is a longitudinal and transverse wave. Apart from that, there are many types of waves. That is also very true. Yes. Anything else? Can you people see my book clearly? Yes. Yes. So basically we are starting the chapter superposition of waves. Okay, so first of all, before going to superposition of waves, let's understand, as someone said, ma'am, waves kya hai? Someone said that yes, of course it is a disturbance. I can say, for example, आप लोगों ने 11th standard में पढ़ा हुआ है that like when I'm speaking, actually when I'm speaking, I'm disturbing the air molecules in the front of my mouth, and that particular air molecule is being disturbing the other air molecules. Of course यहाँ पर जो source है वो अलग है, that is very true. यहाँ पर of course our mobile phones and the waves from the mobile phones are responsible that you people can hear me. But अगर आप लोग क्लास में होते तो बेसिकली मेरे एयर में एक पर्टिकुलरली एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर रही होती, और वो एयर मॉलिक्यूल्स, एक एयर मॉलिक्यूल दूसरे एयर मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब कर रहा होता, और वो डिस्टर्बेंस आपके ईयर ड्रम को जाकर स्ट्राइक करती. आपका ईयर ड्रम स्ट्राइक होने के बाद आपका जो ईयर ड्रम है वो डिस्टर्ब होता एंड कुछ टाइप के सिग्नल्स जनरेट करता, और वो सिग्नल्स आपका ब्रेन इंटरप्रिटेट करके बताता कि व्हाट आई एम स्पीकिंग. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes or no? Yeah. So basically wave is a disturbance, and when I say wave is a disturbance, see basically I cannot say that कि energy transfer होगी ही या नहीं होगी, क्योंकि wave के बहुत सारे types हैं. On the basis, first मैं थोड़ा basics revise करती हूँ because I need it for further explanation जो हमने 11th standard में किया है, and then I'll enter into the chapter. Okay, so waves को बहुत अलग अलग basis पे divide किया गया है. On the different basis your waves are having a type. For example, अगर मैं ऐसे waves की बात करूं, there are some waves जिनको मीडियम की जरूरत होती है, they are called as mechanical waves. मतलब अगर मीडियम नहीं है तो they cannot travel. For example, can anyone give the example of mechanical wave? Electromagnetic wave. Sound. No. Sound wave. Sound wave को साउंड वेव को आपके एयर मॉलिक्यूल्स की जरूरत है. जैसे कि मैंने बोला कि व्हेन अ पर्सन इज स्पीकिंग, व्हाट हैपेंस, आपका जो एयर पार्टिकल है इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. जब आपका एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, वह एनर्जी को आगे की तरफ भेजता है ऑफ कोर्स, एंड देन सी पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे हैं. यहाँ पे जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं सब अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, दे डोंट मूव. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यहाँ पर बिल्कुल भी पार्टिकल का मूवमेंट अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं होता, वो अपने ही प्लेस पे दे कंटिन्यूसली वाइब्रेट, और वाइब्रेट करके वो उस डिस्टर्बेंस को आगे पास करते हैं, और उसी डिस्टर्बेंस को भी कॉल्ड एज अ वेव. सो मैकेनिकल वेव्स आर दोज वेव which require mechanical medium for the propagation of a wave. Is this very clear what I said? Yes. Now next type is the one someone said that electromagnetic wave. When I say electromagnetic wave, keep it in mind बच्चों, electromagnetic इसको बोलते क्यों है पता है? क्योंकि इसके पास ना अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इस वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही पुश करके इस वेव को रिजल्टेंट जिस भी डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस को आगे पास करती है. सो यहाँ पर व्हेन आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑफ कोर्स
When I talk about electromagnetic waves, तो वहां पर मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. वो लोग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आगे प्रोपोगेट हो जाता है. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Now, the example for such waves are, for sure, one of the best example is light wave. When you talk about a light wave, when it comes from sun to earth, there is a vacuum in between, right? And when there is a vacuum in between, you know that there is no medium in the space. So of course, if your light wave is coming to the earth, uska khud ka electric field and magnetic field are responsible for the propagation of that particular light wave. Are you clear with what I said? Yes. And of course, the last type on which the waves are basically divided is your matter wave, जिसके बारे में हमने like I don't know, no, you people are online people. Matter waves is all about the waves which was given actually by de Broglie. He said इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ऑब्जेक्ट है, हर किसी के पास वेव होता है. Like every particle is associated with a wave. So जब हर पार्टिकल के पास वेव है, ऐसे वेव को हम मैटर वेव के नाम से जानते हैं. Is this everyone clear what I said? Yes. So these are the three basic type to divide what I can say. These are the three types to which the waves are divided. Now waves are also divided on the basis of course, one of you said, ma'am, transverse wave and longitudinal wave. That is also the basic way of dividing a wave type. So can anyone give me the difference between transverse wave and longitudinal wave? Longitudinal wave Transverse wave or requires a medium for propagation, and transverse wave does not require. yeah, that is the characteristic of a transverse wave and longitudinal wave. But basically, see, if I want to divide on these spaces only, already I have divided it, right? I said that the waves which require a medium for the propagation are called as mechanical wave, and I say that the wave which do not require material medium for their propagation are called as electromagnetic wave. Then what is the requirement for dividing the waves into a transverse wave and a longitudinal wave? What is the basic requirement? Movement of particle. Yeah, of course. Movement of particles are responsible here. Like when I talk about the transverse wave, you have to just look at the water. Like अगर आपने पानी में एक stone फेंका, तो पानी में stone फेंकने के बाद या पानी के कभी आपने waves observe किए हैं? The movement is something like this. होता ऐसा है transverse wave में कि जो particles होते हैं वो up और down vibrate करते हैं, और उनकी जो energy transfer होती है वो इस तरीके से होती है. मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट हो रही है, दोनों के बीच में देयर इज अ 90 एंगल डिग्री. फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लो, और उस स्ट्रिंग में आप एक साइड से उस स्ट्रिंग को रिजिड सपोर्ट से बांध दो और दूसरे साइड से उसको एक मूवमेंट दो, तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस. सो उसके जो पार्टिकल्स है, इफ यू कैन सी, वो अप एंड डाउन वाइब्रेट हो रहे हैं, और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वैसे बाहर की, या अगर इस साइड से झटका दे रहे हैं तो ऑफ कोर्स पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं और एनर्जी ऐसे जा रही है. सो जस्ट कैन यू सी कि पार्टिकल और एनर्जी ट्रांसफर के बीच में जो एंगल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू? क्या एंगल है दोनों के बीच का? Perpendicular. 90 Yes. degree perpendicular. That's very true. So this is the basic way of differentiating a wave. जहां पर पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, अगर ये दोनों 90 डिग्री बनाता है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेट हो रही है, जब ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, then we say that of course the wave is a transverse wave. Are you clear? So light wave comes under this example because light wave में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं और उसका प्रोपगेशन जो है वो बाहर की तरफ होता है. सेम अगर आप पानी के सरफेस को ऑब्जर्व करें
तो पानी के सरफेस पे ये ऑब्जर्वेशन किया गया, और कभी देखना भी कि आई कैन टेल यू द एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीजें मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको बताई है, बट स्टिल कि अगर आप एक जगह पे पानी, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा रखो और पानी को डिस्टर्ब कर दो, ऑफ कोर्स पानी को डिस्टर्ब करोगे तो क्या होगा, रिपल्स क्रिएट होंगे, राइट? और आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब रिपल क्रिएट होंगे तो ये जो पेपर का टुकड़ा है ना, ये अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा, और ये जो रिपल है, एज यू नो, पानी का जो रिपल है वो बाहर बाहर जाता है। इसका मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो बाहर की तरफ जा रही है, और ये जो पेपर है, ये पेपर जो है वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहा है। मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स एक्चुअली बाहर की तरफ नहीं जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, समझा? सिर्फ जो एनर्जी होती है वो बाहर की तरफ जाती है, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स अ 90 डिग्री in the between the direction of vibration of a particle and the propagation of energy. So such type of waves is considered under the transverse wave. Is this very clear what I said? Yes. Okay. Now when I talk about the longitudinal wave, so basically longitudinal wave में कैसा होता है, like I talk about the particles, right? Like when I'm speaking, अगर आप देखो तो पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट हो रहे हैं और मेरी एनर्जी भी ऐसे ही जाती है। सो जब पार्टिकल का वाइब्रेशन और प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो वी से दैट ऑफ कोर्स इट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्जिट्यूडनल वेव, कि अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन और एनर्जी प्रोपगेशन में एंगल 90 है तो वी से इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, एंड अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन और एनर्जी प्रोपगेशन दोनों पैरेलल है, मींस द एंगल इज 0, then we such wave as a longitudinal wave. Is this very clear? Yes. Now, अब ये सारी चीजें तो बेसिक्स थी एक्चुअली। अब आप जो इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, that is you are going to talk about the two type of waves. Again, the waves are divided into two types, that is progressive wave and stationary wave. पहले आपका ये जो चैप्टर हुआ करता था 12th में, ये दो हिस्सों में होता था, मतलब this chapter includes two chapters actually, but now they have combined this chapter and एक सिंगल चैप्टर बना दिया, ऐसा बोल सकते हैं। सो प्रोग्रेसिव वेव नाम इटसेल्फ कुछ सजेस्ट कर रहा है, प्रोग्रेस, कुछ तो प्रोग्रेस हो रहा है। सो प्रोग्रेसिव वेव में बेसिकली जब आप में से किसी ने बोला कि मैम वेव इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आई सेड नो, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो ही। जैसे कि अभी ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, इसमें प्रोग्रेसिव, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब वेव ट्रेवल करता है इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। सो सच वेव जिसके अंदर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है, ऐसे वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव के अंदर कंसीडर करते हैं। आर यू क्लियर विथ व्हाट आई सेड? Whenever the energy transfers from one point to another point, we say such waves are the progressive waves. Hope you're clear. Yes. But कुछ waves ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर नहीं करती है। I'll give you the basic example कि exactly ये वेव बनते कैसे हैं। और जब हम इस टॉपिक पे बहुत डिटेल में जाएंगे, पहले हम प्रोग्रेसिव वेव के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद we will go to the stationary wave. Of course, this part of the chapter is very, very important for you, basically. So, stationary wave बनता कैसे है देखो जरा। Like for example, just look at my hands. अगर समझो, now I am coming to the point superposition of waves. समझो, these are the two waves which are coming from opposite direction.
जब दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन से आकर एक दूसरे से कंबाइन होती है, सुपर पोजिशन होता है उनका। सुपर पोजिशन का मतलब ही मैं डिटेल में थोड़ा सा आगे जाऊंगी, फिलहाल के लिए इतना समझो कि वो दोनों एक दूसरे को मिल रही हैं। जब दो वेव्स आकर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से मीट करती हैं, मीट होने की वजह से क्या होता है, ये वेव इस डायरेक्शन में जाना चाहती है और ये वेव इस डायरेक्शन में जाना चाहती है। होता यह है कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे को लॉक कर देती है, ना ये वाली वेव इस डायरेक्शन में जा पाती है, ना ये वाली वेव इस डायरेक्शन में जा पाती है, और वेव वो सारे पॉइंट्स उसी जगह पर ब्लॉक होकर ऊपर नीचे वाइब्रेट करना चालू करते हैं। मतलब neither this is able to move this side or not this is able to move this side, and blocking की वजह से particles अपनी ही जगह पर, वो जो वेव का पॉइंट्स है अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करता है। इसकी एनर्जी ना ये साइड जा पा रही है, इसकी एनर्जी ना ये साइड जा रही है, इट हैज बीन ब्लॉक्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ऐसे वेव्स जिनमें एनर्जी ब्लॉक होकर अपनी ही जगह पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, सच वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव, क्योंकि ना तो एनर्जी इस साइड ट्रेवल कर पा रही है, ना तो एनर्जी इस साइड ट्रेवल कर पा रही है। एनर्जी उसी पॉइंट पे कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है। सो सच वेव्स जिसमें एनर्जी ना लेफ्ट से राइट जा पा रही है, ना राइट से लेफ्ट जा पा रही है, ऐसे वेव्स को हम पर्टिकुलरली स्टेशनरी वेव का नाम बोलते हैं। आर यू क्लियर? सो जिस वेव में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दे आर प्रोग्रेसिव वेव्स। और जिस वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, such waves are considered to be stationary wave. Are you clear with this? Yes. ठीक है। सो प्रोग्रेसिव वेव्स जिसमें एनर्जी ट्रैवल करे और ट्रांसफर हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एंड स्टेशनरी वेव जिसमें एग्जैक्टली क्या हो कि ऑफ कोर्स स्टेशनरी वेव बनती प्रोग्रेसिव वेव के हेल्प से ही है। आपकी जो स्टेशनरी वेव है वो प्रोग्रेसिव वेव की हेल्प से ही बनती है, बट दो अलग डायरेक्शन से आने वाले प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे से जब मिलते हैं तो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉकिंग की वजह से वो अपने ही पॉइंट पर ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं, एंड वी से द की देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एनी ऑफ द साइड, एंड वी से सच वेव्स आर द स्टेशनरी वेव्स। आर यू क्लियर विद व्हाट आई सेड? Yes. So any doubt till here? Or I move ahead, or should I move ahead? आगे जाऊं? Yes. Now, when we are talking about the superposition of waves, superposition, इसका मतलब मुझे कोई समझाएगा? बहुत जगह पे आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया, और बेसिकली मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी वैसा ही कुछ अप्लाइड है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव? When two or more waves meet at common point, and each wave is having its own resultant, it produces its own resultant effect. Yeah, that's very true. So सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है कि समझो अगर आपकी ये एक वेव है और ये आपकी दूसरी वेव है, अगर ये दोनों वेव एक दूसरे को मीट करते हैं, इफ दे मीट, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा, फॉर एग्जांपल समझो लेट अस कंसीडर इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, तो जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे से मिलेंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा वो उनका वेक्टर एडिशन होगा, मतलब डायरेक्शन मैटर्स फॉर श्योर। सो ये जो एम्पलीट्यूड बनेगा दैट विल बी 2a, मतलब ये वेव अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, ये वेव अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी, एंड द रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ दिस टू। ना इसको फर्क पड़ता है इसने कितना डिस्टर्बेंस किया, ना इसको फर्क पड़ता है इसने कितना डिस्टर्बेंस किया, जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव। आर यू क्लियर विथ व्हाट आई सेड? दैट इज ओनली द रीजन कि जब क्लास में हम लोग आपको अलाउ करते हैं कि ओके नाउ यू पीपल कैन टॉक, तो हर कोई करता है, धीरे धीरे ही बात है, बट सबकी वेव्स एक साथ निकलने की वजह से दे ऑल गेट एड अप
एंड व्हेन इट कम्स टू द टीचर, जो रिजल्टेंट होता है वो काफी बड़ा होता है, एंड वी से कि इतना शोर क्यों मचा रहे हो, धीरे धीरे बात करो. एग्जैक्टली इंडिविजुअल पर्सन धीरे धीरे ही बात कर रहा होता है. दैट इंडिविजुअल पर्सन का जोर से वेव नहीं निकलता है, बट जो रिजल्टेंट मेरे पास आता है, दैट रिजल्टेंट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ ऑल द वेव्स. आर यू क्लियर? Yes. सो यहाँ पर हम बेसिकली सुपरपोजिशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको स्टेशनरी वेव के बारे में समझाया कि अगर दो अलग डायरेक्शन से प्रोग्रेसिव वेव आकर जब एक दूसरे को मीट करती हैं तो वहां पर सुपरपोजिशन होता है, और वही सुपरपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टेशनरी वेव के फॉर्मेशन के लिए. वैसे ही बट जब सेम डायरेक्शन से आकर दो वेव्स एक दूसरे को मिलती हैं तो वहां पर जो रिजल्टेंट वेव होती है, अगर सेम डायरेक्शन से मीटिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स इट विल बी अ प्रोग्रेस. ये भी प्रोग्रेसिव है, ये भी प्रोग्रेसिव है. अगर सेम डायरेक्शन से मीटिंग हो रही है तो इट विल बी अ प्रोग्रेसिव ओनली. बट अगर अलग डायरेक्शन से मीटिंग हो रही है सो इट विल बी अ विच वेव? अगर अलग डायरेक्शन से मीटिंग हो रही है तो Stationary wave. Stationary. yes, of course it is going to be a stationary wave. So this is how the things goes. Just give me a minute. Okay. Now फटाफट अब मुझे ये बताओ कि मैं जो टर्म्स लिख रही हूँ, ये टर्म्स आपको कितने क्लियर है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, and of course the very last, velocity. Explain me anyone, what is wavelength? The distance between the two particles which are in same phase and same state of motion. Same state of motion. Can you tell me what do you mean by same state of motion, Viraj? And they are in same phase. Same phase in the sense? So both particles will be in crest or both will be in trough. Is it necessary to say that crust or trough, or is there any other way to explain this? Like, of course, definition is very correct, no doubt. But explain me the definition. Because ये सब अभी आपका बेसिक्स चालू है, मैंने कुछ भी अभी तक नया कुछ स्टार्ट ही नहीं किया. Because just wanted to clear your basics and then I'll enter into the chapter. Okay. So let's understand this. बेसिकली ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों पार्टिकल्स क्रस्ट में ही हो या दोनों पार्टिकल्स स्टफ में ही हो. सो व्हेन आई से सेम फेज, पहली बात तो फेज क्या है वो समझो.
ये चीज आपकी ऑसिलेशन से रिलेटेड है एक्चुअली. सो व्हेन आई से फेज, फेज का मतलब क्या होता है आपको पता है बच्चों? कि अगर समझो आई एम सेइंग व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फेज, फेज का मतलब होता है आपके पार्टिकल ने कितना एंगल कवर किया है, एट व्हाट एंगल योर पार्टिकल इज. सेकेंड इज वो कौन से ऑसिलेशन में है, कितना नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन उसका चल रहा है. फॉर एग्जांपल समझो ये मेरा एक पार्टिकल है, तो लेट्स गो टू योर ऑसिलेशन. ये चैप्टर के लिए ऑसिलेशन का यूज होगा. समझो आपने ये एसएचएम पढ़ा है, आपको पता है कि ये जो पार्टिकल का एसएचएम है ये वेव के ऊपर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो समझो ये पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग, ये मीन पोजीशन है, मतलब पार्टिकल 0 पे ही है. यहां से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया. कैन यू लुक एट अ वेव? आई हैव रिच्ड टू मैक्सिमम. पार्टिकल अपने मैक्सिमम पॉइंट पे आ गया. फिर यहां से पार्टिकल क्या करेगा? वापस रिटर्न बैक जाने वाला. पार्टिकल इज गोइंग टू मूव अगेन टू मीन पोजीशन. जस्ट लुक दिस. पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ गया, ये वेव देखो 0 पे आ गया. इज दिस क्लियर? Yes. नाउ पार्टिकल विल मूव टू नेगेटिव साइड. गया पार्टिकल नेगेटिव साइड पे, मैक्सिमम, and then again particle will come to its, and then again the particle will come to its mean position. So this wave can be represented with the, can represent the vibration of a particle, right? Yes. So particle जब एक पॉइंट पे पहुंचता है तो वेव पे ऑफ कोर्स हम उसको एक एंगल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर समझो मेरा पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा है, विच इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट? सो इस पॉइंट पे मेरे पार्टिकल ने कितना एंगल बनाया हुआ है? व्हाट इज द एंगल कवर्ड बाय द पार्टिकल? दैट इज 90 डिग्री. तो क्या एंगल बनाया है? दैट रिप्रेजेंट्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फेज. दूसरी चीज, पार्टिकल का कौन सा ऑसिलेशन है. जैसे कि हमारा पार्टिकल अभी समझो अभी जस्ट वाइब्रेट होना शुरू हुआ है. इट गोज टू द नेगेटिव पॉजिटिव, comes to mean, again goes to negative, comes to mean, again goes to positive, comes to mean. So उसका कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, which number of oscillation is going on, वो भी आपको फेज समझा कर देता है. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कि कितनी बार वो ऑसिलेट हो चुका है, मतलब कौन से नंबर ऑफ ऑसिलेशन में वो है. क्लियर? और तीसरी चीज, अगर समझो आपका पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इट इज वो ईयर. अब यहां से आपका पार्टिकल, आपका जो भी पार्टिकल है वो रिटर्न बैक होने वाला है, मतलब वापस मीन पे जाने वाला है. सो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वो भी पार्टिकल समझा कर दे, वो भी फेज समझा कर देता है. समझा आपको फेज क्या क्या एक्सप्लेन करता है? एंगल जबकि पार्टिकल ने कवर किया है, कौन से ऑसिलेशन में है आपका पर्टिकुलर वाइब्रेशन, उसके बारे में समझाता है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन, मतलब अब पार्टिकल कहाँ पर मूव होने वाला है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आपको फेज दे देता है. इज दिस वेरी क्लियर विथ व्हाट इज Yes. सेड? मैम डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन मस्ट है ना? एग्जैक्टली, वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज कंसीडर्ड. Yes. So these are the three things which is explained by your phase. And when Virat said that कि मैम the particle should have the same phase, and उसके बाद उसने कहा कि मैम क्रस्ट में होना चाहिए. Virat, just look at this. ये पॉइंट भी, ये पॉइंट जो है ये क्रस्ट में है, राइट? विराज आर यू देयर? Yes. एंड ये पॉइंट भी क्रस्ट है. तो कैन आई से कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज अ वेवलेंथ? No. नो, बट जस्ट लुक एट दिस. ये जो पॉइंट है, ऐसा ही कुछ एक और पॉइंट लेती हूँ, ये पॉइंट दिखाओ. अब Yes. when I say that they are in the same phase, उनके बीच, basically wavelength is the distance between those two particles जिनका phase same हो, phase of vibration same हो. क्या होता है phase of vibration?
इसने जितना एंगल बनाया हो इसने भी उतना ही एंगल बनाया हो। दूसरी चीज, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है इसके आगे, तो वो जो दूसरा पॉइंट है वो भी नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो ही आप दो पॉइंट्स के बीच के एंगल को, वो भी जस्ट बाद वाला, ऐसा नहीं, एक और पॉइंट होगा जो इन्हीं के जैसा बिहेव कर रहा होगा, वो होगा ये। तो मैं इसके और इसके बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ नहीं बोलूंगी। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव टू पार्टिकल्स जिसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अगेन, व्हाट इज इट। Can you look at this? Yes. समझा? I started with this. मैक्सिमा पे बैठा हुआ है, राइट? Yes. यहां से पार्टिकल कहाँ जाने वाला है? मेन पोजीशन की तरफ। Yes. इसके जस्ट वाला एक ऐसा पॉइंट जो इसी की तरह बिहेव करे, मैक्सिमा पे बैठा हुआ है, Yes. और यहां से कहाँ जाने वाला है? Mean position. मतलब the distance between these two will be considered to be wavelength, which is represented by lambda, and of course the SI unit is meter because wavelength, that is length of the wave. Is this very clear with what I said? Yes. So this is all about the wavelength. Now, anyone, frequency? Number of vibrations performed by particle during 1 second. Yes. 1 सेकेंड में सी, अब यहां पर समझाना ये है, there are two things, okay? Okay, let it be. Of course, number of vibrations or number of oscillations. 1 सेकेंड में कितने वेव बने हैं, कितना वाइब्रेशन हुआ है, कितना ऑसिलेशन हुआ है, that gives you the frequency. Clear with this? Yes. Time period? Time required to complete one vibration. Yes. एक वेवलेंथ बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, that gives you the time period. एक पर्टिकुलर वेव बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, that gives you the vibration, that gives you the time period for sure. Next is amplitude. Maximum distance from mean position. Yes, it is maximum distance from mean position. Mean position से कितना maximum ऊपर या कितना maximum नीचे जा रहा है, that gives you the amplitude. And give me the formula for velocity now. Frequency into wavelength. Yes, V is equals to L lambda. This particular formula is going to be used for many times again. Clear with this? So if you're clear with this, let's go to the equation of a wave, which will be the last topic for today, which will be the very important topic after this, because we are going to use this part for many times when we'll talk about progressive wave and stationary wave. So equation of a wave. So let us consider there is a rigid support and this is a string, और इस string पे मैंने एक wave बनाया है, and I am saying let's not consider this as a rigid support. यहाँ पे ले लेती हूँ, मैंने यहाँ से एक wave बनाया है, rigid support ये साइड लगाया मैंने,
and my wave is traveling in this direction. ऐसा positive direction में जा रहा है. Clear with what I said? I'll draw Yes. it again. There is a wave which is propagating in this direction on the string. So basically इसका propagation का direction ये है. ठीक है, मैं mean position बना देती हूँ. And I want to write the equation of this progressive wave. So I'll consider 2 points, P and Q. P से Q पे disturbance जा रही है. And I'll say that the distance between P and Q is X. So the disturbance at point, of course, the y-axis is representing the amplitude. That is amplitude नहीं बोल सकते. Y-axis is representing the displacement of particle in the y direction. ऊपर नीचे कैसा vibration हो रहा है. And x-axis is representing the position of the particle. Right? Are you clear? Yes. So समझो at point Q जो time है वो time t है. जिस टाइम पे मैं पॉइंट Q को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे वेव के y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना है. So पहली बात तो ये समझो कि सी अवर वेव इज मूविंग, हमारा वेव मूव कर रहा है. तो ये बात तो वेरी क्लियर है कि अगर समझो इस पॉइंट पे अभी अगर ये पॉइंट वाइब्रेशन में है और मैं अगर 2 घंटे के बाद देखूं तो जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट वाइब्रेशन में होगा ही, क्योंकि मेरा वेव आगे ट्रैवल कर चुका है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. सो अगर मेरा वेव आगे ट्रैवल कर चुका है तो जरूरी नहीं है कि अगर अभी यहाँ पर जो y क्रिएटेड है वो ये है तो 2 घंटे के बाद भी मुझे सेम y मिले. रीजन फॉर दिस इज बिकॉज माई वेव इज प्रोपगेटिंग. मेरा वेव प्रोपगेट कर रहा है, मेरा वेव ट्रेवल कर रहा है. एंड इफ इट इज प्रोपगेटिंग और इफ इट इज ट्रेवलिंग तो आई कैन नॉट फिक्स इट आउट कि मेरे वेव का जो y होगा वो फिक्स वैल्यू होगी हर टाइम पे. मतलब माई y वैल्यू फॉर अ वेव इज टाइम डिपेंडेंट. टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे आप देख रहे हो. दूसरी चीज, कौन से पोजीशन पे देख रहे हो, एट व्हाट पोजीशन यू आर ऑब्जर्विंग, योर y डिपेंड्स ऑन दैट आल्सो. मींस y इज डिपेंडेंट ऑन x, t बोथ. कहां पर देख रहे हो, किस टाइम पर देख रहे हो, ये दोनों चीजों पे आपकी y की वैल्यू डिसाइड होती है. आर यू क्लियर विथ व्हाट आई सेड? Yes. So y at point Q, y at point Q is given as, और अगर point Q को जब मैं देख रही हूं तब टाइम t हो रहा है. So y at point Q is given as a sin of omega t. Or basically first I'll write it as a sin theta, where a is the amplitude and you know your wave is represented, your wave can be represented by a sine function. आपका वेव साइन फंक्शन के हिसाब से बिहेव करता है, साइन या कॉस फंक्शन के हिसाब से फॉर श्योर. एंड दिस थीटा इज अ फेज. और मैं फेज के बारे में समझा चुकी हूँ कि फेज क्या होता है. एंड ऑफ कोर्स थीटा इज द एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यू नो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू थीटा. सो पॉइंट Q पे टाइम t हो रहा है. So angular velocity into time t is equals to q. So your wave equation becomes y is equals to a sin of omega t. This is at point Q. Clear with this? Yes. But when you talk about point P,
ऑफ कोर्स यहीं से आपका डिस्टर्बेंस पॉइंट क्यू के पास हुआ है बिकॉज वेव इज अ प्रोग्रेसिव वेव। तो यही चीज पॉइंट पी पे जब मुझे रिप्रेजेंट करनी है तो हाउ आई विल रिप्रेजेंट। तो समझो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के बीच में डिस्टेंस इज एक्स। पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि किस टाइम पे मेरा जो डिस्टर्बेंस था वो पॉइंट पी पे था। समझो मेरे वेव की लीनियर वेलोसिटी v है, तो कैन एनीवन टेल मी कि पॉइंट पी पे व्हाट विल बी द टाइम, जिस टाइम पे वो वाइब्रेशन वो डिस्टर्बेंस पॉइंट पी पे होगा। पॉइंट क्यू पे t बज रहा है, डिस्टेंस p और q का बीच का x है। व्हाट विल बी द पॉइंट एट व्हाट विल बी द टाइम एट पॉइंट p? सेम ही रहेगा ना मैम, टी। नहीं, let's understand with the example. समझो पॉइंट q is your कल्याण स्टेशन एंड पॉइंट p is your जीनियस एकेडमी। आप कल्याण स्टेशन पे लेट्स से आप 10:15 को पहुंचे हो और जीनियस से कल्याण स्टेशन पहुंचने के लिए 15 मिनट्स का टाइम लगता है। सो अगर आपको मैंने पूछा कि 10:15 को अगर आप कल्याण स्टेशन पे हो तो आप जीनियस पे कितने बजे रहोगे ऑन एन एवरेज? 10. So what do you say? 10. 10 o'clock। अब ये बोल आप क्या कर रहे हो बेसिकली 10:15 पे 10:15 पे यू आर एट स्टेशन। यहां से यहां तक आने के लिए आपको 15 मिनट का टाइम लगा है। तो बेसिकली क्या करोगे 10:15 में से 15 माइनस कर दोगे, राइट? Yes. So 10:15 minus 15 minutes will give you 10 o'clock. Means at 10 o'clock you will be at the point at the Genius Academy. This is what you will do. Yes. Yes. So अगर टाइम t पे आप पॉइंट q पर हो एंड वी नो दैट p और q के बीच में x डिस्टेंस है और मेरा वेव v से चल रहा है, स्पीड v से चल रहा है, तो वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब यहां से यहां तक आने के लिए आपको x बाई वी का टाइम लगा है। सो एट पॉइंट q द टाइम विल बी, जो यहां पर बज रहा है वो माइनस जो यहां से यहां तक आने में लगा है वो। सो एट पॉइंट q द टाइम विल बी t माइनस x बाई वी। कुछ समझे? Yes, ma'am. यस। सो ये पार्ट कितने लोगों को क्लियर हुआ है? जस्ट रेज योर हैंड्स। नहीं हुआ है तो मैं वापस समझाऊंगी क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है आगे। सिर्फ 2 लोगों को ही समझा? वापस समझाओ। Should I go ahead again? तेजस नहीं समझा? हेलो पीपल, कैन यू हियर मी? Yes. Yes. बाकी लोगों को नहीं समझा मैंने जो समझाया? समझे मैम। So you're clear? At time t we are here. यहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे x by v का टाइम लग रहा है, तो पॉइंट p पे मैं t माइनस x by v पे होंगी। मतलब जो डिस्टर्बेंस पॉइंट p से पॉइंट q पर एट टाइम t पर आया हुआ है वही डिस्टर्बेंस पॉइंट p पे t माइनस x by v, क्योंकि x by v वो टाइम है जिस टाइम में आपका डिस्टर्बेंस p से q पहुंच रहा है। तो इस पॉइंट पे योर टाइम विल बी t माइनस x by v। Hope you are clear with this. यस। So let's write the equation at the point P.
Just give me a minute. Just give me a minute. So again, I'll draw the graph. This is point Q. This is point P. At time T, I'll be at point Q. P से Q आने के लिए जो टाइम लगा है, that is x by v. इनके बीच का डिस्टेंस x है इस वजह से, और b से वो चल रहा है. So P से Q आने के लिए जो टाइम लगा है, that is x by v. So at point P पे आपका जो डिस्टर्बेंस होगा वो t माइनस x by v पे होगा. So Q के लिए हमने लिखा था y is equals to a sin of omega t. P के लिए हम लिखेंगे y is equals to a sin of, अब टाइम t नहीं है, अब टाइम कितना है? What is the time now? T minus x by y. T X by- minus x by v. T minus x by v. So your wave equation becomes y is equals to a sin of omega t minus omega x by v. और ये आपका जो omega by v है, this is given by constant value k, जहां पर k का मतलब होता है वेव नंबर. K is a wave number. So y is equals to a sin of omega t minus kx. और कुछ जगहों पर y is equals to a sin of kx minus omega t ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं. Both is okay. You can use any of them. So what is this wave number? Frequency का मतलब क्या होता है बच्चों? What is frequency? Number of vibrations. Number of vibrations in 1 second. Second. वैसे ही wave number, that is your k, is actually number of waves in 1 meter. 1 मीटर में कितना वेव बना है किसी एक पर्टिकुलर वेव का, that gives you the wave number. It's a fixed value. Basically, it's a fixed value. कि 1 मीटर में कितना वेव कवर हुआ है, that gives you the wave number. समझे? Yes. So basically, k is omega is what? K is omega by v, and omega होता है आपका 2 pi n, v होता है n lambda, n got cancelled, so omega can also be written as 2 pi by lambda. Done? Yes. मैम बोलो. पूरा पेज दिखाना है एक बार. एक मिनट. Like you people want to write it? लिखना है इसको. Yes. So give the heading as wave equation and write it. लिख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Once you're done, let me know. छोटा सा पार्ट आगे बाकी है.
Once you're done, let me know. Done, ma'am. Done. So these are the wave equations we are going to use further. Try करो इस wave equation से और भी कोई type convert कर सकते हो, like put omega is equals to 2 pi n, put k is equals to omega. Try to take something out, try to take something in. देखो number of type of waves के equations, like एक इस expression से you can derive many type of wave equations that we are going to use further. Done with this? Done, ma'am. So k is given by 2 pi by lambda. K का मतलब होता है number of waves in a meter. It is going to be a fixed value for sure. And if you write it, y is equals to a sin of kx minus omega t. ये जो बीच का माइनस है कुछ रिप्रेजेंट करता है. For example, समझो you are at here 3 and you move to 5. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कितना चले हो तो what you basically do? What are you going to do? कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? You are at 3 and you reached at 5. How much you have walked? 2. 5 minus 3. So जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में करते हो जाते हो यू सब्ट्रैक्ट इट, बट वहीं पे अगर आप -5 पे जाते हैं तो बेसिकली आप क्या करते हैं? ये व्हाट यू माइट हैव डन, ऐड करते हैं 3 माइनस ऑफ -5, दैट इज योर 8. सो अगर ये वेव इक्वेशन के बीच में अगर पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. और अगर इस इक्वेशन के बीच में नेगेटिव व्हाट आई एम सेइंग, अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर नेगेटिव साइन आ रहा है मींस यू आर मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. और अगर इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन आ रहा है मतलब समझ जाओ माइनस ऑफ माइनस की वजह से हुआ है, मतलब द वेव इज मूविंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. तो ये बीच का नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन. आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. Yes. सो ऑफ कोर्स अगर नेगेटिव साइन है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड अगर पॉजिटिव साइन है तो वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन. ये इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो. Which will be the last point for today. If here there is a negative sign, wave is moving in positive direction. If here it is a negative positive sign, the wave is moving in negative direction. ये way है wave का direction recognize करने का. Done? Done. So we'll stop it for here and we'll continue with the chapter tomorrow. Bye everyone, take care.